मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग है कि अखिलेश यादव 7 अप्रैल को मरहूम मुख्तार अंसारी के यहाँ मातम पुरसी करने जा रहे हैं। यह सूचना अखबारों में आ चुकी है। इससे पहले उनके चचेरे भाई और आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव वहां जा चुके हैं और उसकी कब्रगाह पर पुष्पांजलि कर चुके हैं। आप सभी को मालूम है कि बीमार मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, तो वहां पर हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। जनाजा उसका निकला, इस पर मैंने एक एपिसोड पहले बनाया हुआ था। उसके जनाजे में वैसी ही भीड़ जुटी थी जैसे आतंकी याकूब मेनन और बुरहान वानी के जनाजे में भीड़ जुटी थी। अब मैं आगे बात करता हूँ, अखिलेश यादव क्यों जा रहे हैं। दरअसल क्या है, जैसा कि अभी जो एक्स डीजीपी हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि सपा के डीएनए में गुंडागर्दी से यारी है। और उन्होंने मुख्तार अंसारी के समर्थन में जिस तरह की सबसे सपा में यह आवाज़ उठ रही थी, उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके कहा था कि किस कदर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में आतंक का पर्याय था। उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की और कहा कि जो पुलिस अधिकारी मुख्तार अंसारी को संरक्षण नहीं देता था, वह 2-4 महीने, 6 महीने, 1 दिन, 2 दिन से ज़्यादा जो है गाजीपुर में नहीं रह पाता था। अब आप उनका वीडियो सुनिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा है, अलविदा शेरे पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। स्पष्ट है उसका मुख्तार अंसारी के सीधा संबंध है। एक फैयाज नहीं है, सैकड़ों फैयाज हैं। जब उसकी माफिक सरकार होती थी तो मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों सिपाही भर्ती कराए, जिसमें अधिकतर उसकी बिरादरी के होते थे। ये वो सिपाही थे, वो दरोगा थे। और इतना नहीं, उसके माफिक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और एसपी तैनात होते थे, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नज़रअंदाज करते थे। कुछ स्टाफ तो ऐसा था, विशेषकर सिपाही, हवलदार, दरोगा, जो सीधे उसकी आपराधिक गतिविधियों में मदद करते थे। उसकी गाड़ियों में अपनी सरकारी राइफलें, हथियार लेकर चलते थे। मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो एसपी ने उसके अनुसार काम नहीं किया, मुख्तार अंसारी ने उनको रहने नहीं दिया। कुछ अच्छे अधिकारी थे, जावेद अहमद 91 में 4 महीना 15 दिन, जमाल अशरफ 94 में 20 दिन, संदीप सोलंकी 95 में 2 माह, अभय शंकर 96 में 4 माह, वीरेंद्र कुमार 97 में 28 दिन, अविनाश चंद्रा 97 में 2 माह, अखिल कुमार 2005 में 1 माह, राजेश श्रीवास्तव 96 में 11 दिन, एन रविंदर 2006 में 3 माह, तरुण गामा 2007 में 3 माह 23 दिन, एनके श्रीवास्तव 2006 में 5 महीना 15 दिन, डॉक्टर पितेंद्र सिंह 2007 में 7 महीना 15 दिन, ब्रजराज 2008 में 5 महीना 6 दिन, सुभाष दुबे 2010 में 1 महीना 20 दिन, वीके गर्ग 2012 में 4 महीना 2 दिन, वैभव कृष्णा 2015 में 2 महीना 8 दिन, आनंद कुरकानी 2015 में 2 महीना 10 दिन, रविशंकर छवि 2016 में 1 महीना 2 दिन। तो जो एसपी इसके माफी काम नहीं किया, मुख्तार ने उसको रहने नहीं दिया। और जो एसपी इसके अनुसार काम किए, जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ तो एक एसपी थी, मदद की तो वो रहे। एक साहब ने तो जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, वो कृष्णानंद राय मार दिए गए और वो एसपी से एसएसपी बदायूं बना दिए गए। आपने वीडियो सुन ही लिया। अब एक घटना का मैं मुख्तार का जिक्र करता हूँ, वाराणसी का। उस समय जो है प्रतिबंधित असलहे के साथ मुख्तार अंसारी को एसटीएफ के तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने पकड़ा था और उन पर पोटा लगा दिया था। एफआईआर हो गई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था पोटा हटा लीजिए, लेकिन शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा देना
मुनासिब समझा, लेकिन पोटा नहीं हटाया। बाद में उन्हीं पर पुलिस ने FIR दर्ज करके जेल में बंद कर दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था। बहरहाल ये तो अभी ताज़ा मामले हैं। अब मैं पुराने आतंकवाद से, उसके पोषकों से, उसमें शामिल होने वालों से, बदमाशों से, गिरोहों से, किस तरह से सपा की पुरानी यारी है, मैं थोड़ा उस पर फोकस करना चाहता हूँ। ये 2001 का मामला है। सिमी पर प्रतिबंध लगा हुआ था और सिमी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शाहिद फलाही उत्तर प्रदेश के, और 11 लोगों पर जो है मुकदमा दायर हुआ था। उस मुकदमे को 2006 में मुलायम सिंह ने वापस ले लिया था। ये यारी पुरानी है, मैं फिर कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है 2007 के नवंबर में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मुकदमे को भी 12 और 13 में अखिलेश यादव जब पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने वापस ले लिया था। तीनों जिलों के पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिख कर के वापस करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ कोई सज्जन हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और मुकदमा वापस लेने से मना कर दिया और कहा कि यह केंद्र का कानून है। केंद्र की अनुमति के बिना आप आतंकवादियों पर से मुकदमे कैसे वापस ले सकते हैं? और अखिलेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी। उस समय मुलायम सिंह यादव जीवित थे, जिन्होंने सिमी के कुछ लोगों से, जैसा कि मैंने कहा, फलाही और प्लस उसके 11 लोगों पर से मुकदमे वापस ले लिए थे। 2007 की ही बात है, मुलायम सिंह का शासन था। सिमी पर से प्रतिबंध हटाने की सिफारिश जो है यूपी सरकार ने की थी और अहमद हसन जो उसके स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार सिमी पर से प्रतिबंध हटा लेती है तो उनको खुशी होगी, उनकी सरकार को खुशी होगी। जबकि संपर्क का उस समय शासन था, यूपीए का शासन था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह की सपा उनको सपोर्ट कर रही थी। तो मेरा कुल मिलाकर के यह है कि आतंकवाद से, बम विस्फोट से, बदमाश गिरोहों से सपा की पुरानी यारी है और यह यारी उनको इस चुनाव में 2024 के चुनाव में भारी पड़ेगी। अभी आजम खां और मुख्तार पर मैं फिर लौटता हूँ। आजम खां के ऊपर कथित रूप से योगी सरकार में बहुत अत्याचार हुआ, जबकि जो कुछ भी हुआ उनकी करतूतों का प्रतिफल था वैधानिक तरीके से। वो जेल गए, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, संपत्तियां कुर्क हुई और कई मामलों में 2 साल से अधिक जेल हुई और उनकी सदस्य चली गई। उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई और उनके लड़के की भी सदस्यता चली गई और विधायक की भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के पास आ गई। 24 के चुनाव में आजम खां चाहते थे कि अखिलेश वहां रामपुर से चुनाव लड़ने, लेकिन अखिलेश ने चुनाव नहीं लड़ा और एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिस पर उनकी सहमति नहीं थी, लेकिन अखिलेश को झुकना पड़ा। कहाँ? मुरादाबाद में। उन्होंने ST हसन का टिकट काट दिया आजम खां के दबाव में। वह आजम खां जो सजा याफ्ता है, जेल में बंद है। न सिर्फ वह बल्कि उसका पुत्र और उसकी पत्नी और तीनों की सदस्यता जा चुकी है। पत्नी की राज्यसभा सदस्यता, पुत्र की विधायकी और खुद आजम खां की सांसदी जा चुकी है। लेकिन उनके सामने झुकते हुए उन्होंने मुरादाबाद से ST हसन का टिकट काटकर अपनी चहेती, मुलायम सिंह की चहेती रुचि बीरा को टिकट दिया। पश्चिम में स्थिति बहुत खराब है। पूरब में बैलेंस करने के लिए अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के यहाँ मातमपुर सीट पर जाने का फैसला किया है और यह फैसला उनको भारी पड़ेगा। भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूर्वांचल में अगर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए, उनके कब्र पर पुष्प चढ़ाने के लिए धर्मेंद्र यादव
के खिलाफ अगर हवा है तो अखिलेश यादव पूरब में जा करके मुख्तार अंसारी के यहाँ जा करके पूरब में एक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि समय बदल चुका है, यह योगी का शासन है, मोदी का शासन है, हिंदुत्व की लहर है। अगर मुसलमान वहाँ पर गोलबंद होगा तो उसके रिएक्शन में हिंदू भी गोलबंद होगा। तो यह मान कर चलिए, यह माना जा सकता है कि अखिलेश यादव का यह कदम, यह प्रयोग उनको भारी पड़ने वाला है। न सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा 2024 के चुनाव में। अब अफजाल अंसारी के बारे में हम बता दें। अफजाल अंसारी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया परोक्ष रूप से कि मुख्तार अंसारी के खाने में जहर मिलाया गया, यानी उनकी हत्या की गई। उसकी जांच की मांग की गई। अखिलेश ने जांच की मांग की, मायावती ने जांच की मांग की, शिवपाल यादव ने तो ये कहा कि मुख्तार अंसारी के साथ हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। अब अखिलेश यादव वहां जा करके एक प्रकार से इस यारी को पूरा का पूरा समर्थन दे करके मजबूत करना चाहते हैं। पिछली बार अफजाल अंसारी सपा बसपा का संयुक्त कैंडिडेट था और बसपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और जीता था। मनोज सिन्हा को हराया था भाजपा कैंडिडेट के रूप में, और मनोज सिन्हा वही हैं जो इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इस बार वहाँ से बसपा भी अपना कैंडिडेट उतार रही है और अफजाल अंसारी बसपा से दल बदल करके सपा में आ गए। और सपा ने जब उम्मीदवार बनाया तो अफजाल अंसारी को यह मालूम होना चाहिए कि वहाँ से बसपा भी जब चुनाव लड़ाएगी, सपा बसपा का वोट बंटेगा और हिंदू गोलबंद होगा, तो न सिर्फ अफजाल अंसारी गाजीपुर में बल्कि पूर्वांचल की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्या में हैं। उसमें है घोसी, उसमें है आजमगढ़, उसमें है जौनपुर, उसमें है बलिया, उसमें है बनारस। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है, जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।